अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम लियारी का 2013 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो एनटीएस ने लिया था। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ अ प्लांट यूटिलाइज H2SO4 इंस्टेड ऑफ वाटर द प्लांट वुड रिलीज। लेकिन ये क्वेश्चन रिलेट करता है टू द प्रोसेस जैसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर हमें पता है कि दो चीज़ें जो है वो कंबाइन होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इसके लिए आपको चाहिए, प्लांट को चाहिए होती है, आपको तो नहीं, प्लांट को चाहिए होती है सनलाइट, ठीक है। और प्लांट के अंदर एक अदद पिगमेंट होता है जो बेसिकली सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और इसके नतीजे में बनता है ग्लूकोज C6H12 और O6, और साथ में प्लांट रिलीज़ करता है ऑक्सीजन। अब ये इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, देखें, प्लांट से बनाना है ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर तीन चीज़ें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपको ऐसी चीज़ें चाहिए जिनसे आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाएं। अब इसके अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये आती है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो इसमें से कुछ भी नहीं बच रहा, ठीक है, ये यूटिलाइज हो गया। जो हाइड्रोजन है वो आता है इससे, वाटर से। वाटर में से हाइड्रोजन जो है वो प्लांट रख लेता है और इसका जो ऑक्सीजन है वो प्लांट जो है वो रिलीज कर देता है, ठीक है। तो वाटर को प्लांट्स यूज करते हैं एज अ हाइड्रोजन डोनर। हाइड्रोजन डोनेट करने के लिए या हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने के लिए जो प्लांट्स हैं वो वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वाटर के अंदर एक चीज़ यूज़ की जा रही है, हाइड्रोजन, और जो चीज़ भी बच रही है उसे रिलीज़ किया जा रहा है। इस केस में जो चीज़ बच रही है वो ऑक्सीजन है। अब अगर आप वाटर की जगह ये यूज़ करें H2SO4, तो H2SO4 में से अगेन हाइड्रोजन इस्तेमाल कर लिया जाएगा यहाँ पे, और जो चीज़ बच जाएगी उसे रिलीज़ किया जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो है डी, यानी सल्फेट जो है, SO4 जो है, ये रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। Now, which of the following associations of brain structure and function is false? तो ये चार ब्रेन के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और यहाँ पर चार फंक्शंस दिए हुए हैं। इन्होंने पूछा है फॉल्स बता दें, यानी इसमें से तीन करेक्ट हैं। तो मेरा फेवरेट सेरिबेलम। सेरिबेलम के बारे में आपने हमेशा याद रखना है कि ये मोटर कोऑर्डिनेशन करवाता है, यानी मसल्स के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होती है वो सेरिबेलम की वजह से होती है। आपने पढ़ा है कि हमारे पास एक जोड़ी होती है मसल्स की जिसे हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स। वो होते हैं कि जिनमें से एक जो है वो एक काम करता है और दूसरा उसके ऑपोजिट काम करता है। फॉर एग्जांपल, बॉडी बिल्डर जब वेट उठाते हैं तो जब वेट उनकी बॉडी के करीब आता है, यानी जब वो वेट उठाते हैं तो वो यूज़ करते हैं अपना मसल जिसका नाम है बाइसेप, और जब वो वेट को दोबारा नीचे लेके जाते हैं तो अपना मसल यूज़ करते हैं ट्राइसेप। तो ये बाइसेप और ट्राइसेप जो है ये एंटागोनिस्टिक हैं। कौन बताता है मसल को कि किस मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है, किस मसल ने रिलैक्स होना है? सेरिबेलम बताता है। दिस इज नोन एज मोटर कोऑर्डिनेशन या मसल कोऑर्डिनेशन। तो ये करेक्ट है, ये इसी का फंक्शन है। दूसरी अगर हम बात करें सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का अपर पार्ट है। अगर ये ब्रेन की डायग्राम है, ये अगर हमारे पास ब्रेन की डायग्राम है, ठीक है, ये पीछे सेरिबेलम है, ठीक है, इसके ऊपर जितना भी एरिया है ये सेरिब्रम है, सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसके बाद ये मिड ब्रेन है, फिर पॉन्स है, फिर मेडुला है, और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये जो सेरिब्रम है ये हायर मेंटल फंक्शन या हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी कॉन्शियस एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम होशो हवास में करते हैं, वो तमाम सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी इस वाले एरिया से कंट्रोल होती हैं। आपकी जो रीजनिंग होती है, जो क्वेश्चनिंग होती है, जो आप सवालात करते हैं, जो थिंकिंग होती है, जो थॉट्स होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ से कंट्रोल होते हैं। तो हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन बिल्कुल सही है, इसी का फंक्शन होता है। उसके बाद आता है ये छोटा सा पार्ट हाइपोथैलेमस। अगर आपने ब्रेन की, ये तो ब्रेन की बाहर से डायग्राम है, अगर आपने ब्रेन का कट सेक्शन देखा हो तो कुछ इस तरह का नज़र आता है वो, ठीक है। यहाँ पर ये जो बीच में एरिया है, यहाँ पर एक अदद बॉडी इस तरह होती है, दैट इज़ नोन एज थैलेमस, और उसके नीचे यहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस, और यहाँ से एक अदद ग्लैंड होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये जो हाइपोथैलेमस है इसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में, सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि इसे थर्मोस्टेट कहते हैं, यानी ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस के और भी बहुत सारे फंक्शन है। हाइपोथैलेमस जो है ये नीचे जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे कंट्रोल भी करता है। हाइपोथैलेमस दो हार्मोन्स भी बनाता है, एक ADH और एक ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शन है। ये है छोटा सा, लेकिन ये हमारी भूख को, प्यास को, नींद को, इवन इमोशंस को जो है ये कंट्रोल करता है। तो एपेटाइट जो है भूख को कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस हमारी भूख को कंट्रोल करता है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ये तीनों जो है ये बिल्कुल राइट है। तो ये हमारे आंसर नहीं है क्योंकि हमें फॉल्स ढूंढना था। फॉल्स जो है वो है मेडुला, जो कि बेसिक इमोशनल ड्राइव कंट्रोल करता है। इमोशनल ड्राइव जो है ये आपकी हाइपोथैलेमस से या थैलेमस से कंट्रोल होती है।
मेडुला जो है इसके अंदर इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है रिफ्लेक्सेस। और ये कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं? ये वाइटल रिफ्लेक्सेस होते हैं। वाइटल का मतलब जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपका जो कफ है, खांसी है, वो एक रिफ्लेक्स है। जैसे कोई पार्टिकल आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने की कोशिश करता है तो आपको खांसी होती है, ये काम मेडुला से कंट्रोल होता है। अगर ये ना हो तो वो पार्टिकल जाके लंग्स को डैमेज करेगा और लंग्स का इन्फेक्शन और लंग्स जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकेंगे। सिमिलरली वॉमिटिंग, जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी के अंदर चला जाता है तो स्टमक जो है वो स्क्वीज़ होता है और वो जो जितना भी कंटेंट है, ख़राब मटेरियल है, उसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ये काम कौन करवाता है? मेडुला करवाता है। सिमिलरली हार्ट रेट बढ़ाना, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई डेंजरस सिचुएशन है तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है ताकि बॉडी को एफिशिएंटली ब्लड सप्लाई हो। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कंटिन्यूस रहे। ये तमाम काम कौन करवाता है? ये मेडुला करवाता है। इन्हें हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं एंड दीज आर वाइटल रिफ्लेक्सेस विच आर रिक्वायर्ड, which are very essential for life. ओके, चैप्टर नंबर 8 से ये क्वेश्चन है, अ रेड फ्लावर प्लांट क्रॉस विद अ वाइट फ्लावर प्लांट। ठीक है, तो एक प्लांट है कि जिसके अंदर दो तरह के फूल लगते हैं, लाल और सफ़ेद। सेम स्पीशी बता दिया उन्होंने। अच्छा, उसके नतीजे में बनी F1 जनरेशन। हमें पता है जब भी हम दो को क्रॉस करवाते हैं तो उसके नतीजे में जो पहली जनरेशन बनती है वो F1 है। अब उसके अंदर सारे के सारे पिंक फ्लावर थे। देखिए, यहीं से हमें आइडिया हो गया। नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी रेड फ्लावर प्लांट को वाइट फ्लावर प्लांट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो आपको F1 जनरेशन में या तो इसकी तरह के मिलते हैं सारे के सारे रेड, या आपको इसकी तरह का मिलते हैं सारे के सारे वाइट। तो जो भी आपको मिलता है F1 जनरेशन में, आप कहते हैं ये वाला फीचर डोमिनेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सारे रेड मिलते तो हम कहते हैं इस प्लांट में रेड फ्लावर होना डोमिनेंट कैरेक्टर है और वाइट फ्लावर होना रिसेसिव कैरेक्टर है। लेकिन आपको F1 जनरेशन में मिल रहे हैं सारे के सारे पिंक। जब भी ऐसा हो कि दो डिफरेंट वैरायटीज़ को मिलाने से एक नई वैरायटी प्रोड्यूस हो जाए, उन दोनों के जैसा ना आए बल्कि उनके मिक्सचर से एक नई वैरायटी प्रोड्यूस हो जाए, जैसा कि यहाँ पे लाल और सफ़ेद मिलकर पिंक बना रहे हैं, ये प्रोसेस कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस टाइप की इनहेरिटेंस को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट एज इट इज़ जो है ये आपकी चैप्टर नंबर 8 में मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, तो इन्होंने रेड को क्रॉस करवाया वाइट के साथ। ठीक है, उसके नतीजे में ये क्रॉस हो गया। इसके नतीजे में बनी F1 जनरेशन और F1 जनरेशन में सारे के सारे पिंक हैं, जितने भी हैं सब पिंक फ्लावर्स हैं। उसके बाद इन्होंने लिए दो पिंक जो F1 जनरेशन में बने थे ना बहुत सारे, उनमें से दो पिंक लिए और उनको आपस में क्रॉस करवा दिया। इसके नतीजे में इन्हें तीन तरह की वैरायटीज़ मिली, रेड भी मिले, पिंक भी मिले और वाइट भी मिले। ठीक है, देखें इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो रेशो आता है ना वो 1:2:1 आता है। तो अगर देख लें हम यहाँ पे, इन्हें 40 रेड मिले। ठीक है, ये 40 हो गया रेड, इन्हें 80 पिंक मिले और इन्हें 40 वाइट मिले। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 और ये 2, 1:2:1, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो है ये रेशो होता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स जब डिफरेंट कैरेक्टर के साथ मिलते हैं तो उसके नतीजे में एक नई वेरिएशन जो है वो प्रोड्यूस होती है ब्लेंडिंग की वजह से। दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Now, which of the following groups have the most in common with one another? Most in common. Members of the same kingdom. अच्छा, ये देखें टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है ये जो स्टार्ट होती है ये होती है स्पीशीज से। ठीक है, स्पीशीज से। उसके बाद इससे बड़ा ग्रुप होता है जीनस। उसके बाद इससे बड़ा ग्रुप होता है फैमिली। फिर आती है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, उसके बाद फाइलम। ठीक है, और लास्ट में सबसे बड़ा ग्रुप जो होता है वो होता है किंगडम। ठीक है, अच्छा अब देखें इन्होंने पूछा है कि इनमें से किस ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स होंगे उनके जो फीचर्स हैं वो सबसे ज़्यादा मिलते जुलते होंगे। मोस्ट कॉमन जो है द मोस्ट कॉमन हैव द मोस्ट कॉमन विद वन अनदर। मोस्ट कॉमन का मतलब फीचर्स मिलते जुलते कहाँ होंगे। तो पहली बात, स्पीशी की डेफिनेशन क्या होती है? स्पीशी की डेफिनेशन ये होती है कि स्पीशी एक ऐसे मेंबर को कहते हैं, एक ऐसे ग्रुप को कहते हैं कि जिसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके फीचर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत हद तक मिलते हैं। दूसरी बात, उनके पास वो आपस में रिप्रोडक्शन करके जो बच्चे पैदा करते हैं वो फर्टाइल होते हैं। और तीसरी बात, उनका नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम होता है। फॉर एग्जांपल, जितने भी इंसान हैं दुनिया के अंदर वो तमाम एक स्पीशी हैं बिकॉज हमारे कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं। यहाँ के इंसान के कैरेक्टर्स जो हैं वो कनाडा में रहने वाले इंसान के कैरेक्टर जैसे ही होते हैं। दूसरा, अगर रिप्रोडक्शन की जाए, यहाँ का कोई मेल जो है वहाँ की किसी फीमेल से या वहाँ का कोई
मेल यहाँ की किसी फीमेल से शादी करता है तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है। और तीसरा, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेक करें तो वो सेम होगा। तो हम तमाम इंसान मिलकर बनाते हैं एक स्पीशी। बिल्कुल इसी तरह बंदर जो है वो एक स्पीशी होते हैं, बिल्कुल इसी तरह डॉग्स जो हैं वो एक स्पीशी हैं। अब मिलती जुलती स्पीशीज़ जो होती है ना, उन्हें मिलाकर रखा जाता है जीनस में। इंसान और बंदरों के कैरेक्टर मिलते हैं तो इन दोनों को मिलाकर रख दिया जाएगा एक जीनस में। बिल्कुल इसी तरह मिलते जुलते जीनस जो है उनको मिलाकर रखा जाता है फैमिली के अंदर। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे सिमिलैरिटीज़ कम होती जा रही हैं। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाएंगी। क्योंकि देखिए, किंगडम एनिमेलिया की अगर आप बात करें तो उसमें हज़ारों तरह के एनिमल्स आते हैं। एक तरह का एनिमल दूसरे तरह के एनिमल से मैच नहीं करता, बहुत डिफरेंट है, लेकिन वो तमाम एक बड़े ग्रुप में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि उनके सिर्फ कुछ कॉमन फीचर्स हैं। उसके बाद आप उन्हें डिवाइड करते हैं फाइलम्स के अंदर, जैसे फाइलम पॉरीफेरा है या फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स है या फाइलम नीमाटोडा है या आर्थ्रोपोडा है। उनमें जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। फिर उसके बाद फर्दर आप डिवाइड करते जाते हैं तो सबसे लोवेस्ट जो है वो स्पीशी है, लेकिन यहाँ पर स्पीशी नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद है जीनस। तो जीनस वो ग्रुप होता है कि जिसके अंदर यहाँ पर जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन होगा। उसके बाद आप जब फैमिली की तरफ जाएंगे तो और डिफरेंसेस आएंगे, जब क्लास की तरफ जाएंगे तो और डिफरेंसेस आएंगे, ऑर्डर, फैमिली, किंगडम, इस तरफ जाने में, ऊपर जाने में डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, नीचे आने में सिमिलैरिटीज़ बढ़ रही हैं। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी। हाइपरथायरॉयडिज्म इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद, हमारे पास नेक में एक ग्लैंड होता है इस शेप का, ठीक है, बटरफ्लाई शेप। दिस इज नोन एज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन्स आते हैं, T4, T3 और एक और है जिसको कहते हैं कैल्सिटोनिन। ठीक है, कैल्सिटोनिन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसका फंक्शन डिफरेंट है। कैल्सिटोनिन का काम होता है जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो उसे जाकर डिपॉजिट करवा देना बोन में, ताकि ब्लड का कैल्शियम लेवल नॉर्मल रहे, ज़्यादा ना हो। T3, T4 के बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ये हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं, ये चाहिए होते हैं नॉर्मल फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, इनकी एक कमी अगर हो जाए तो कहलाती है बीमारी हाइपोथायरॉयडिज्म, और अगर ज़्यादा हो जाए तो ये कहलाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। चूँकि ये हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं, तो अगर थायराइड के हार्मोन ज़्यादा हो जाएंगे तो मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा तो आपको चीज़ें फास्ट होती हुई नज़र आएंगी या एक्सेसिव होती हुई नज़र आएंगी। जबकि जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसमें ये हार्मोन कम हो जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो आपको चीज़ें भी स्लो होती हुई नज़र आ जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें लो हो रही है ना वो होंगी हाइपो में, और जो चीज़ ज़्यादा हो रही है वो होगी हाइपरथायरॉयडिज्म में। तो पहले अगर मैं बात करूँ लो ब्लड प्रेशर, तो ये हाइपो का फीचर है। जब थायराइड के हार्मोन्स कम होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर लो होता है। इसका मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म में ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिवियरली डिमिनिश्ड मेंटल एक्टिविटी, ये जो मैंने बताया कि ये दोनों हार्मोन्स चाहिए होते हैं नॉर्मल फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी और वर्किंग के लिए भी। तो अगर ये कम हो जाएंगे तब आपकी जो मेंटल एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट होते हैं उनमें जो है वो डिप्रेशन वगैरह हमें नज़र आती है, उनकी मेंटल एक्टिविटी स्लो हो जाती है। तो ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म का फीचर है। तीसरा, अगर हम देखें लो मेटाबॉलिक रेट, मैंने बताया आपको ये दोनों मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। अगर ये कम हो जाएंगे तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, तो ये भी हाइपो में होता है। इसका मतलब हाइपर के अंदर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। यहीं से मैं अगर एक और बात बताऊं, अच्छा ये नेक्स्ट में लिखा हुआ है लो बॉडी टेम्परेचर। देखिए, जितना ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म होता है ना, आपने अगर नोट किया हो जितना तेज़ कोई मशीन वर्क करती है उतना उसके अंदर हीट जनरेट भी होती है फ्रिक्शन की वजह से। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, यानी जितनी तेज़ी से काम चल रहा होता है, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो अगर मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो जाए, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हीट जो है वो कम जनरेट होगी। जब भी जो पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म के होते हैं उन्हें नॉर्मल कमरे के अंदर भी सर्दी लग रही होती है, उनसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। जबकि जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, तो इन पेशेंट्स को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और इन्हें एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, इनके हाथ जो है वो कपकपाते हैं। और इनका हार्ट रेट, मैंने बताया था आपको, ब्लड प्रेशर जो है वो भी बढ़ता है हाइपरथायरॉयडिज्म में, और हार्ट रेट जो है, चीज़ें फास्ट होती हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। विच स्टेटमेंट अबाउट द फाइलम एकाइनोडर्मेटा इज फॉल्स। एकाइनोडर्मेटा वो है कि जिसके अंदर स्टारफिश आती है। इसके मेंबर्स जो हैं वो मरीन होते हैं, यानी समंदर के पानी में पाए जाते हैं। ये पेंटामेरस कहलाते हैं क्योंकि इनके 5 जो हैं वो आर्म्स होते हैं, या बॉडी जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है।
और इनके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं इनके। हमने देखना है कि इसमें से कौन सा फीचर जो है वो एकाइनोडर्म्स का नहीं है। तो पहला फीचर अगर आप देखें, फाइलम इंक्लूड स्टारफिश, बिल्कुल सही है, स्टारफिश इसके अंदर आती है। तो ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये करेक्ट है, हमें फॉल्स वाला निकालना है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। दूसरा अगर हम देखें कि एकाइनोडर्म्स यूजुअली रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, बिल्कुल में